नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक हम आपके साथ साझा करते हैं। तो खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 189 में हम आज आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों के पीछे में अभी अशोक सम्राट की सीरीज चल रही है। इस श्रृंखला की शुरुआत खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 183 से हुई है। तो इस तरीके से आज अशोक सम्राट की श्रृंखला का यह पार्ट 7 है। यदि आप अशोक सम्राट की ताकत, बाहुबल, अंडरबल में उसकी हनक को जानना चाहते हैं तो आपको एपिसोड नंबर 183 से 188 तक भी अवश्य देखना चाहिए। हम उस अशोक सम्राट की बात कर रहे हैं जिसने बिहार में पहली बार पुलिस से भी बहुत पहले AK-47 लाकर खलबली मचा दी थी। देखिए, एपिसोड नंबर 188 आपने देखा है और खबरों के पीछे के नियमित दर्शक हैं तो आपको इस बात की जानकारी है कि अशोक सम्राट की पहली बार गिरफ्तारी कैसे हुई, फिर कैसे वह जल्दी जेल से छूटा और इसके बाद उसने कैसे मोकामा में अब AK-47 की गर्जना की। गाय यदि बीच में नहीं आ गई होती तो सूरजभान सिंह भी 24 दिसंबर 1992 को मार दिए गए होते। उस गोलीबारी में 3 लोग मारे गए थे जिसमें 2 बहुत ही खास सूरजभान सिंह के थे। खैर, अब आगे की कहानी हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 189 की। आज हमें आपको बताना है कि अशोक सम्राट, जो पुलिस को जल्दी नहीं मिल रहा था, एक बार गिरफ्तार हो गया लेकिन जल्दी छूटा भी, वह अशोक सम्राट देखने सुनने में बहुत ही स्मार्ट, कभी शराब नहीं पीता था, रोज 3 घंटे पूजा करता था, डबल MA किए हुए था, मंदिरों का दर्शन किया करता था। वह प्यार के जाल में कैसे गिरफ्तार हो गया? आखिर वो कौन लड़की थी? पटना की थी, मूल रूप से वैशाली की। क्या दोनों के बीच मोहब्बत, इश्क, यह जानते हुए पनपा था कि यह अशोक सम्राट है, या वो लड़की जिसका नाम आपको हम इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं, बदला हुआ नाम बताएंगे क्योंकि उस लड़की की ज़िंदगी अभी खुशहाल है, हम उसे परेशान नहीं करना चाहते हैं। तो क्या वह यह जानते हुए मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी कि यह अशोक सम्राट ही है? लेकिन इसके पहले आपको कुछ और बातें बतानी है। देखिए, अशोक सम्राट का जिक्र आते ही AK-47 की गर्जना का जिक्र आता है। बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि अशोक सम्राट के पास कितने 47 या AK-74 आ गए थे जो वह लगातार यहां वहां दिखाता चल रहा था। उससे बरौनी से लेकर गोरखपुर तक रेलवे के ठेकों पर कब्जा जमा लिया था। तो AK-47 की पहली गर्जना अशोक सम्राट ने मुजफ्फरपुर में चंदेश्वर सिंह की हत्या में की, यह आपको पता है। तो पहली बार AK-47 दिखा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक ही AK-47 अशोक सम्राट के पास था। देखिए, एक अशोक सम्राट का बहुत ही खास सहयोगी हुआ करता था, नागा नरेश। और ये जो नागा नरेश था, इसके पास से भी एक अचानक हुई छापेमारी में, बहुत ही सुनियोजित छापेमारी नहीं थी। नागा नरेश मोकामा के मराची के रामपुर डुमरा गांव में सीनियर सूरज सिंह के घर पर था। तभी पुलिस की दबिश पड़ी थी। तलाश कुछ और थी, लेकिन वहां से एक AK-74 की बरामदगी हो गई। तो देखिए, दूसरा 47 या दूसरा 74 जिसे आप कह लें। फिर तीसरा 47 गुप्तेश्वर पांडे ने, जब वे बेगूसराय के SP बने और बेगूसराय में जितने भी आपराधिक गिरोह थे उनके खिलाफ मुठभेड़ शुरू की, तो तीसरा
47 जो अशोक सम्राट के पास दिखा पाया गया, लोगों ने माना, वह बेगूसराय एसपी के बंगले के बाहर फेंक दी गई थी। और यह 47 भी अशोक सम्राट के लोगों ने फेंकी थी पुलिस के दबाव पर, यह कहते हुए कि आपको 47 चाहिए, आप ले लीजिए, हम लोग अब बेगूसराय में क्राइम नहीं करेंगे और परेशान मत कीजिए। तो एक 47 वहां भी। फिर जब मुठभेड़ हुई आखिर में अशोक सम्राट की, तथाकथित मुठभेड़, बहुत सारे सवाल हैं, जब हम मुठभेड़ कांड की चर्चा करेंगे तो उन सवालों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तब भी AK-47 और AK-74 की बरामदगी हुई। तो न जाने कितने 47 कितने 74 अशोक सम्राट ने तब, जब नागा नरेश मारा गया था तब भी उसके पास से 47 मिलने की बात थी। लेकिन ये दूसरी बात है कि तब तक यह जो मौत हुई थी नागा नरेश की, अशोक सम्राट के बाद हुई थी। तब वह ज़्यादा अनंत सिंह के करीब आ गया था, 12 वाले अनंत सिंह। तो 47 कितने, लोग कहते हैं कि कई 47 उसके सहयोगियों के पास रह गए और यह 47 ही उसकी ताकत थी। अब हम प्यार मोहब्बत शादी की बात करें, उसके पहले एक और बात कर लेना चाहते हैं। आपको हमने पहले भी बताया है कि अशोक सम्राट का संबंध तब दिलीप सिंह और अनंत सिंह से बहुत बेहतर था। दिलीप सिंह 1990 में ही जनता दल के टिकट पर मोकामा से विधायक बन गए थे, श्याम सुंदर सिंह धीरज को पराजित कर। विधायक बनने के 1 साल बाद ही विजय कृष्ण से भी ठन गई थी। अशोक सम्राट का दिलीप सिंह के पटना के बंगले पर 5 नंबर बेली रोड, शायद यही था, उस पर आना जाना था। वहीं वो बैडमिंटन भी खेलता था। मैं बार बार कहता हूं कि अशोक सम्राट को देखकर आप नहीं कह सकते थे कि ये इतना बड़ा अपराधी है। सफारी सूट पहनना, गले में एक लॉकेट होना जिस पर ए लिखा था, यह भी एक पहचान थी। इसके अलावा जो पटना में नए नए ब्यूटी सैलून्स खुल रहे थे, उस सैलून में जाकर अपने फिटनेस को लेकर, अपने स्मार्टनेस को लेकर चौकन्ना रहना। एक बात और थी कि जो पटना में उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, हेमंत शाही के साथ तो थे ही। इसके अलावा दिलीप सिंह और ब्रिज बिहारी प्रसाद भी 1990 में विधायक बन गए थे, मंत्री भी बने थे। ये दोनों उसके परमानेंट ठिकाने थे। पता नहीं पुलिस को क्यों जानकारी नहीं होती थी, या मुझे लगता है कि जानकारी लेने की कोशिश नहीं की जाती थी, या AK-47 के डर से कोई मुकाबला करने की कोशिश नहीं करता था। पर इस बात की जानकारी बहुत लोगों को थी कि उस जमाने में STD भी थोड़ा वक्त लगता था, मोबाइल तो आया ही नहीं था, कि अशोक सम्राट अपने लोगों से जो संपर्क करता था वो दिलीप सिंह और ब्रिज बिहारी प्रसाद के सरकारी बंगले से, मतलब वहां उसका नियमित आना जाना था। तो यह जानकारी कई लोगों को थी। इसके अलावा एक बात आपको और बताएं कि एक दफे जब पटना में सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार थे, तो उन्हें इस बात की पक्की खबर मिली थी कि अशोक सम्राट पटना के बीरचंद पटेल पथ पर स्थित आम्रपाली होटल, तब बड़ा ही फेमस बार था। वैसे मैंने आपको बताया कि अशोक सम्राट स्वयं शराब नहीं पीता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं शराब के नशे में होश न गंवा बैठे। वहां उसके होने की जानकारी थी, डॉक्टर अजय कुमार पहुंच गए थे, लेकिन ऐन मौके पर अशोक सम्राट वहां से निकल गया था। कहते हैं कि पुलिस के सामने ही निकल गया था, पुलिस में किसी को पता ही नहीं चला कि यह जो जा रहा है वह अशोक सम्राट है। इतना साफ सुथरा रहता था कि कोई समझ ही नहीं सकता था। खैर, तो दिलीप सिंह और अनंत सिंह के साथ रिश्तों की हम चर्चा कर रहे थे। बाद में क्या हुआ कि किसी बात को लेकर दिलीप सिंह के साथ उसकी जमी नहीं, विवाद हो गया। विवाद से बात आगे बढ़ने लगी थी। दिलीप सिंह, अनंत सिंह भी बड़ी ताकत थे। दिलीप सिंह बहुत सीनियर थे, वे अशोक सम्राट को कैसे समझते? आप अपने घर में रहो, हम अपने घर में हैं, लेकिन कोई बात न बिगड़े इसके लिए जो दोनों पक्ष के शुभचिंतक लोग थे
वो लग गए। याद रखिएगा कि अब तक सिर्फ अशोक सम्राट के पास 47 था, न सूरजभान सिंह के पास था, न अनंत सिंह के पास था, न दिलीप सिंह के पास था, न रमा सिंह के पास था, न अनिल शर्मा के पास था, न देवेंद्र दुबे के पास था। तो शुभचिंतक लगे और हुआ कि दोनों में मेल मिलाप करा दिया जाए। उस पंचायत में भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि मुजफ्फरपुर से कुछ लोग आए, पहले दिलीप सिंह के सरकारी बंगले पर ही जो दिलीप सिंह को कन्फ्यूजन था उसे दूर करने की कोशिश की गई। ऐसी बातें की गई जो दिलीप सिंह को भी अच्छा लगे कि अशोक सम्राट आपको बहुत इज्जत देता है। दिलीप सिंह ने भी कहा कि वो छोटे भाई की तरह है। रात 12 बजे तक पंचायत चलती रही और बात हुई कि ठीक है, जो होना था, जो गलतफहमी होनी थी, वह गलतफहमी अब दूर कर ली जाए। तो जो पंचायत कराने लोग आए थे वो रात को लौट गए। अभी अशोक सम्राट से मुलाकात नहीं हुई थी। इसी बीच आपको बता दें कि अशोक सम्राट का पटना में एक और ठिकाना था। पटना के राजा बाजार में उसने एक फ्लैट ले रखा था और अलकनंदा अपार्टमेंट एक हुआ करता था शास्त्री नगर इलाके में, IGIMS के आसपास। तो अलकनंदा अपार्टमेंट बिल्कुल ही पहचाना हुआ ठिकाना था अशोक सम्राट के बारे में, उसके लोगों के द्वारा, और बहुत सारे जो अंडरवर्ल्ड की खबर रखते थे कि वहां अशोक सम्राट अलकनंदा अपार्टमेंट पे रहता है। यह भी जानकारी पुलिस को कैसे नहीं थी या और किसी को नहीं थी, मुझे नहीं पता। तो जब दिलीप सिंह से बातचीत हो गई, गलतफहमी दूर करने की बात हो गई, तो 2 या 3 दिनों के बाद जो पंचायत करने वाले लोग थे फिर से पटना आए, अलकनंदा अपार्टमेंट गए। बात हो गई थी कि अशोक सम्राट वहीं मिलेगा। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि अशोक सम्राट नहीं है। तो अशोक सम्राट के 2 लोगों ने कहा कि ऐसा है कि उन्होंने कहा है, बॉस कहा जाता था, कि आपको लेकर कहीं आना है। जो पंचायत कराने वाले थे वे बड़े ही शरीफ आदमी, समाज में प्रतिष्ठा, हाँ ठीक है, जान पहचान सबसे थी। तो उन्हें लेकर एक गाड़ी में वो दोनों लोग बैठ गए, तीनों लोग पीछे बैठे, और इनमें से एक व्यक्ति ने AK-74, AK-74 अपने साथ रखा था। अब पंचायत कराने वाले व्यक्ति की तो सांस ही फूल गई कि सड़क पर पुलिस का भी मूवमेंट था। यदि पुलिस रास्ते में मिल गई तो क्या होगा, तो परेशानी हो जाएगी। खैर, पुलिस से कोई आमना सामना नहीं हुआ। ये सभी लोग आ गए रेडियो स्टेशन, पटना के रेडियो स्टेशन के पास सरदार कृष्णा सिंह, कृष्णा सरदार का बंगला हुआ करता था। वे अरवल के विधायक थे। तो सरदार कृष्णा सिंह के बंगले पर ही अशोक सम्राट बैठा हुआ था और इन सबों के आने का इंतजार कर रहा था। सभी 74 लेकर वहां पहुंचे। जो मुजफ्फरपुर से आए हुए थे उनसे मिलकर अशोक सम्राट बहुत इज्जत भी करता था, खुशी हुई। वहां रतन सिंह भी था। तो रतन सिंह के साथ, रतन सिंह के सामने ही बातचीत शुरू हुई। जो पंचायत कराने वाले लोग होते हैं वो ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिससे झगड़ा पड़े। तो अशोक सम्राट को बताया गया कि वो आपका कितना सम्मान करते हैं। वह भी बातचीत करने को राजी था, लेकिन लोग कहते हैं कि रतन सिंह, बेगूसराय वाले रतन सिंह, जिनके लिए अशोक सम्राट ने सब कुछ किया, तो रतन सिंह ने बीच में कुछ बट्टा मारा। तो इस बट्टेबाजी के कारण यह हुआ कि अशोक सम्राट मुलाकात के लिए तैयार नहीं हुआ दिलीप सिंह से, और बात इतने में खत्म हो गई, पंचायत इतने में खत्म हो गई कि दुश्मनी नहीं रहेगी, न हमारी ओर से गोली चलेगी न उनकी ओर से गोली चलेगी। दोनों अपने अपने घर में खुश रहें, कहीं मिल जाएंगे तो दुआ सलाम हो जाएगा। तो खैर, इस तरीके से इन दोनों के रिश्तों पर विराम लग गया। तो यह कहानी भी आपको हमने बता दी। अब बताते हैं प्यार मोहब्बत वाली बात। तो देखिए, आपको हमने बताया कि शास्त्री नगर इलाके के अलकनंदा अपार्टमेंट पे अशोक सम्राट का ठिकाना था, और इसी अपार्टमेंट के आसपास शाही जी का मकान था। वैशाली जिले के रहने वाले शाही जी, दिग्घी के रहने वाले, बैंक के अधिकारी थे। उनकी 3 बेटियां थी, हैं सभी अच्छे घरों में अब ब्याही हुई हैं।
उनमें सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था भव्या। हमने नाम बदल दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो भव्या से अशोक की मुलाकात होने लगी। रास्ते में, चाहे आने जाने के क्रम में या किसी के माध्यम। अलकनंदा अपार्टमेंट में भी भव्या का आना जाना था और अलकनंदा अपार्टमेंट के बाकी दूसरे लोग नहीं जानते थे कि यह अशोक सम्राट है। वे इसे अशोक शर्मा के रूप में जानते थे और जानते थे कि बड़ा ठेकेदार, बड़ा बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाला और बहुत ही अच्छे घर का है। तो भव्या उस समय पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी। अशोक शर्मा भी अशोक सम्राट जो बन गया था, लेकिन भव्या के लिए अशोक शर्मा ही था। तो अशोक ने भी कहा कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अशोक ने बाद में फिर से एक बार पीजी कर लिया था, संस्कृत में एमए कर लिया था। तो दोनों की बातचीत, दोनों का संबंध आपस में बढ़ने लगा। भव्या और अशोक दोनों एक दूसरे के होने लगे और प्यार की गहराइयों में डूबते चले गए। अब दोनों का एक दूसरे के बिना जीना मरना मुश्किल सा दिखने लगा। लेकिन यह वो जमाना नहीं था कि मोबाइल पर घंटे घंटे बातचीत। मोबाइल तो था ही नहीं, चिट्ठियां भी काम आती। ऐसा भी नहीं कि शाही जी मतलब भव्या के पिता को कुछ खबर नहीं थी। उन्हें खबर रही भी होगी तो उन्हें लगा कि बेटी है, किसी से दोस्ती हो गई होगी, परिवार एडवांस था। तो उन्होंने भी पहले नज़रअंदाज करने की कोशिश की और यह बात तो कहीं दूर तक समझी ही नहीं जा सकती थी कि अशोक सम्राट के साथ भव्या की पहचान बढ़ रही है। तो जब प्यार आगे बढ़ता चला गया, लोग एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाने लगे। तब भव्या ने, अशोक सम्राट की भी चाहत थी। देखिए, अशोक सम्राट की शादी की यदि हम चर्चा करेंगे तो एक चर्चा बेगूसराय के कुछ लोग, एक गांव है मधुरापुर, वहां भी ले जाते हैं। लेकिन उसके बारे में बहुत प्रामाणिक जानकारी नहीं है, इसलिए हम उस कहानी को स्किप करते हैं। तो भव्या अब जीने मरने की स्थिति में थी कि अब बिना अशोक के साथ नहीं रहेंगे। अब अशोक की मजबूरी ये कि वो भव्या को कैसे बताए कि मैं अशोक सम्राट हूं और मेरे खिलाफ इतने मुकदमे हैं, मेरे पीछे इतने दुश्मन हैं, मैं इतने AK-47 रखता हूं और मैं ऐसे ऐसे लोगों की खून का प्यासा हूं। पर भव्या शादी की जिद करने लगी। अशोक सम्राट का भी मन नहीं लगता। इस बीच एक और डेवलपमेंट हो गया था। डेवलपमेंट यह था कि हेमंत शाही की हत्या कर दी गई थी। 28 मार्च 1992 को हत्या हुई थी, गोली लगी थी। मौत तो 30 मार्च 1992 को हुई गोरौल के ब्लॉक में। तो इस हत्याकांड के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, अशोक सम्राट आनंद मोहन के बहुत करीब चला गया था। आनंद मोहन के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन की जानकारी हम बाद में देंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि और भी कई किस्से हैं। तो आनंद मोहन को हर बात की जानकारी, जैसे दिलीप सिंह और बृज बिहारी प्रसाद के यहाँ पहले आना जाना था, वैसे ही अब आनंद मोहन के यहाँ भी आना जाना हो गया। और आनंद मोहन को जब इस बात की जानकारी मिली कि यह अशोक सम्राट किसी को प्यार करने लगा है, आनंद मोहन भी चाहते थे कि बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया। आनंद मोहन ने यह भी कोशिश करी थी कि जो अशोक सम्राट और छोटन शुक्ला के बीच लड़ाई है, उस लड़ाई को भी विराम दिलाएं। कुछ दिनों तक ठहराव दिखा भी था, लेकिन छोटन शुक्ला को भी इस बात का गुस्सा था कि एक बार मुजफ्फरपुर के चंद्रलोक गुमटी पर, हालांकि अशोक सम्राट की जानकारी के बिना हुआ था, उस पर बमबाजी हुई थी और छोटन शुक्ला यह जानता था कि यह बमबाजी अशोक सम्राट के लोगों ने की है। खैर, तो अब यह बात हुई कि शादी तो करनी है। अशोक सम्राट भी शादी के लिए तैयार, लेकिन अभी अशोक शर्मा है वो भव्या के सामने। तब जब यह बात हो गई कि नहीं, अब बगैर शादी के बात
नहीं आगे जा सकती है, हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो अशोक सम्राट ने अपना वास्तविक परिचय, जो अशोक शर्मा अब तक बना हुआ था, उसने भव्या को बता दिया कि देखो मैं अशोक सम्राट हूं। अब अशोक सम्राट का नाम सुनते ही वह रोने लगी, लेकिन दिल तो दिल था रहा, दिल तो बच्चा है जी। उसने सोचा समझा, घर में किसी को खबर नहीं थी। आखिरकार वह अशोक सम्राट के साथ भाग गई घर छोड़कर। घर वालों को बाद में मालूम हुआ कि बेटी भाग गई। लोग कहते हैं, मेरी भी जानकारी यह है कि इसके बाद शाही जी ने अशोक सम्राट की खबर कहां लगती। अशोक सम्राट का जो घर है बेगूसराय के बरौनी के सुखारा में, वहां उन्होंने फोन कर परिवार वालों को धमकाया कि अशोक ने अच्छा नहीं किया, केस मुकदमा होगा, सब लोग फंसेंगे, आप लोगों को जेल जाना होगा। लेकिन अशोक सम्राट के परिवार वाले भी इस संबंध को, इस प्यार के रिश्ते को नहीं जानते थे और उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि बात इतनी बढ़ गई। वे जानते ही नहीं थे कि अशोक सम्राट किसी लड़की के साथ भाग गया और अब शादी की बात हो रही है। भागने का मतलब था कि शादी है। मैंने आपको जब अशोक सम्राट सीरीज की शुरुआत करी थी तब भी हमने आपको बताया था कि अशोक सम्राट से मुलाकात तो मेरी पहले भी हुई थी, लेकिन जब एक इंटरव्यू के बारे में दिन तय हुआ था, तारीख तय हुई थी, तो अशोक सम्राट ने जो हमारे सोर्सेज थे उनके माध्यम से मुजफ्फरपुर आने को कहा था। मुजफ्फरपुर जब मैं पहुंचा था तो मालूम हुआ कि वहां नहीं है, पुलिस पीछे लगी हुई है। फिर इंटरव्यू की लालच में हम बांका पहुंच गए थे और आज हम उस गांव का भी नाम खोल रहे हैं। वह गांव था बांका का बेलडीहा। मुजफ्फरपुर से बांका कितने 100 किलोमीटर दूर आप समझ सकते हैं, वहां भी बेलडीहा। तो बेलडीहा गांव में यह गुप्त शादी, बिहार के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन की शादी हो रही थी और इस शादी के सारे कर्ता धर्ता थे आनंद मोहन। आनंद मोहन ने ही शादी के सारे रस्म का निर्वहन किया था। आनंद मोहन तब बहुत ही बड़े ताव वाले नेता थे। मैं जब वहां पहुंचा तो मैं तो चौंक ही गया था। और अशोक सम्राट, भव्या तो आ गई थी, अशोक सम्राट जिसके पीछे तमाम परेशानियां थी, अड़चने थी, दुश्मन थे, पुलिस भी खोज सकती थी, वह बिल्कुल दूसरे रास्ते से या कहें दूसरे तरीके से, गुप्त तरीके से वहां पहुंचा था और शादी वहां संपन्न हुई थी। बेलडीहा जो बांका का गांव था, उसको आनंद मोहन ने इसलिए चुना था कि वहां उनकी फुआ भी आई हुई थी, तो वहां सुरक्षित शादी हो गई थी और इस तरीके से भव्या और अशोक सम्राट एक दूसरे के लिए हो गए थे। अब अशोक सम्राट का जलवा कितना था इस बात को भी समझिए। शादी तो हो गई चुपके से, और जब दोनों लड़का लड़की राजी तो कोई तीसरा क्या करेगा। इस शादी के बाद बहुत लंबे अरसे तक कहें या कह सकते हैं कि अंत तक अशोक सम्राट के परिवार वालों ने इस शादी को कबूल नहीं किया। लेकिन जो भव्या की फैमिली थी, भव्या के माता पिता थे, भव्या की मां का नाम एम शाही है, उन लोगों ने अशोक सम्राट को कबूल कर लिया कि अब जैसा है दामाद है, और दामाद है तो अब इसके साथ है। तो शादी हो गई। अब बात हुई कि रिसेप्शन कहां होगा। तो रिसेप्शन भी मुझे याद है, बेगूसराय के तिलरथ में रतन सिंह का घर, बहुत ही बड़ा घर, बहुत ही बड़ा था। उस समय कोई झाजी, मुझे जहां तक याद है, एसपी हुआ करते थे। बेगूसराय पुलिस के बारे में आपको पता ही कि बेगूसराय पुलिस की ताकत ही नहीं थी कि वो अशोक सम्राट के पीछे लग जाए। वो तो गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई। तो तिलरठ गांव में रतन सिंह के घर अशोक सम्राट और भव्या का रिसेप्शन हुआ, रिसेप्शन पार्टी हुई। चुपके से नहीं, आपको हम सच बताएं, देखिए मेरे पास वह खबर भी है, वह खबर आपको हम दिखा भी सकते हैं,
लेकिन परेशानी यह है कि उस खबर में, वैसे मैं अपने वीडियो एडिटर को कहूँगा कि दिखा ही दे, कि उस खबर को वह दिखाएंगे जिसमें रतन सिंह ने उस रिसेप्शन में कहा कि आज बेगूसराय का दिन सुनहले अक्षरों में लिखा जाएगा इस शादी के माध्यम से। और उस रिसेप्शन पार्टी में कम से कम 500 गाड़ियां थी। आप समझ सकते हैं, जब 500 गाड़ियां थी तो कितने लोग होंगे। सभी बड़े लोग थे और पुलिस को और प्रशासन को और सत्ता को खबर नहीं रही होगी। इस बात को भी आप कैसे मानेंगे? हम भी नहीं मानते हैं। तो रिसेप्शन हुआ, रतन सिंह ही सब कुछ थे और अशोक सम्राट रतन सिंह के लिए सब कुछ था। यह बात चलती रही। इसके बाद देखिए, यह बात भी सच है कि भव्या ने बहुत कोशिश करी कि अशोक सम्राट का रास्ता बदले। अशोक सम्राट ने कई कस्में खाई, खून बहाना छोड़ने की बात कही कि खून बहाना छोड़ देंगे, लेकिन समस्या यह थी कि ठेका कैसे छोड़ दें, रेलवे पर आधिपत्य कैसे छोड़ दें, और जब ठेकों पर मालिकाना हक ही छोड़ देंगे जिसे वो मानने लगा था, तो फिर हम तो, मेरा जरिया और मेरा धंधा और मेरा बिजनेस ही वो है, तो उसे तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन भव्या का दबाव इतना रहा कि दूसरी दुनिया में ले चलते हैं अशोक सम्राट को, जो पहले जैसा भी रहा लेकिन अब नहीं रहेगा। तो भव्या कभी उसे लेकर देहरादून गई, कभी शिमला गई, कभी वैष्णो माता गई। लंबे लंबे समय तक उधर ही अशोक सम्राट के साथ रहती। फिर मद्रास जाने का कार्यक्रम भी बन रहा था। कहते हैं कि 3 बार मद्रास जाने का कार्यक्रम बना और रद्द हुआ। कुछ इलाज भी किया जाना था, चिकित्सकीय इलाज, लेकिन इस बीच और कई चीजें डेवलप होने लगी और जो चीजें आगे डेवलप हुई वह और भी खतरनाक थी। कैसे खतरनाक? तो ये आपको हम बताएंगे एपिसोड नंबर 190 में, मतलब 190 में, कल रात 8 बजे। कल जब 8 बजे हम आपके साथ मुखातिब होंगे तो हम बात करेंगे अशोक सम्राट के पॉलिटिकल कनेक्शन की, अशोक सम्राट की भूमिका चुनावों में क्या रही इसके बारे में, और फिर आपको वहां ले चलेंगे जहां से अशोक सम्राट का संतुलन बिगड़ा। रतन सिंह से जो संबंध था, दोनों एक दूसरे के थे, लेकिन यह संबंध भी खराब होने लगा और यह संबंध भी जो खराब हुआ अंत का कारण बना। तो कुछ बातों की चर्चा एपिसोड नंबर 190 में करेंगे, कुछ बातों की चर्चा एपिसोड नंबर 191 में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। और चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई भूल सुधार है, कोई संशोधन है, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल करें। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात 9 बजे।